हाय फ्रेंड, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और साथ साथ कुछ सूडो कोड को हम डिस्कस करेंगे और उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम इवेल्युएट करेंगे। दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे सेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस सेशन में हम कवर करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम पी थी जिसके लिए हमने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया। एक प्रॉब्लम पी थी जिसके लिए हमने डिजाइन किया एल्गोरिदम A1 एंड A2। तो हमें फाइंड करना है कि एल्गोरिदम A1 और A2 को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यू कैन से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज अमाउंट ऑफ टाइम. In other words, we can say the time complexity of an algorithm is the CPU time required to execute the algorithm. As I told earlier, किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में जितना भी CPU टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिपेंड्स टू मेजर फैक्टर्स: compile time and execution time. Compile time and execution time. Just let me explain with the help of an example. जैसा मैंने कहा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम ए डिपेंड्स ऑन कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम. कंपाइल टाइम डिपेंड्स ऑन कंपाइलर. अंडरस्टूड? अभी आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे? उसके लिए चाहिए मुझे कंपाइलर. दैट्स व्हाई आई रोट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर. एंड कंपाइलर इज व्हाट? Compiler is a software that is written in a particular programming language, either in C or C++ or Java. It depends. And what do you mean by runtime? Runtime कब पिक्चर में आएगा? जब आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? प्रोसेसर. प्रोसेसर और CPU, right? And processor is what? That is hardware. Okay. So you can say कि किसी भी एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज मोस्टली डिपेंड्स या इट डिपेंड्स ओनली ऑन रन टाइम, बिकॉज कंपाइल टाइम ऑफ ए एल्गोरिदम विल बी कांस्टेंट. एंड यू नो, जब हम कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ साइकिल में या अपने लाइफ टाइम में वो एक ही बार कंपाइल होता है. इफ यू डोंट मेक एनी चेंजेस ओवर दैट प्रोग्राम. ओके, अंडरस्टूड? कंपाइल टाइम, आपने कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया तो वो एक ही बार कंपाइल होता है. इट विल नॉट रिकम्पाइल अगेन till when you make some changes in your program. That's why compile time is always constant. Same thing I wrote here. We are just concerned with the execution time since a program is run several times without recompilation. अब मेन कंसर्न है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो किसी भी एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
वो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल अप्रोच एंड सेकंड वन इज theoretical approach. Practical approach is also called empirical or a posterior approach, or theoretical approach is also called a priori approach. So practical approach means कि आप किसी भी एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे हो दैट विल बी एक्यूरेट, एंड theoretical approach or a priori approach means, theoretical approach means you are talking about theoretically उस एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। अगर किसी एल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर +2 आपने लिखा है तो हम कंसर्न है अबाउट दिस कि वो किस क्लास का फंक्शन है, आइदर इट इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, logarithmic. Here we are not concerned about कि it is n square plus 2 function. So n square plus 2 function can be equivalent to n square plus 2 function can be equivalent to n square. Here we are considering n value is very big. तो उस केस में इस 2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, so same thing I wrote here. This time complexity have two approach, a posterior approach and a priori approach. As I told, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको किसी एल्गोरिदम का निकालना है तो वी हैव टू अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज a posterior approach, and second one is called a priori approach. Theoretical approach is also called practical approach, and it is also called theoretical approach. So first we will discuss this a priori approach. A priori approach, as we called, this is practical approach. So practical approach है तो हमको रिक्वायर्ड होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हम उसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे, एंड इट इज हार्डवेयर डिपेंडेंट। थ्योरेटिकल अप्रोच है तो इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। एंड फाइनली अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इट इज हार्डवेयर डिपेंडेंट, सो वी विल गेट ऑलवेज एग्जैक्ट आंसर, राइट। एंड अगर थ्योरेटिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज वी विल गेट द अप्रोक्सीमेटेड आंसर, अप्रोक्सीमेटेड आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी we can calculate in two approach. First one is a posterior approach and second one is a priori approach. Posterior approach is also called practical approach. That's why we need programming language and hardware for this. And finally, we will get the exact answer. If we are talking about a priori approach, it is also called theoretical approach. And theoretical approach है तो हमको requirement नहीं है programming language और hardware का, और that's why हमें मिलेगा always approximated answer. That's why I wrote in the previous slide कि n square 2 can be equivalent to n square. That is approximate result.
So same thing I wrote here. You can have a look. So now we will discuss a priori analysis. A priori analysis और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे what is theoretical approach. So a priori analysis means or a theoretical approach means it is a determination of order of magnitude of a step. It is a determination of order of magnitude of a step. Order of magnitude means what is order of magnitude? Order of magnitude means amount of time. Order of magnitude means amount of time a particular statement or step takes. Or you can say, in other words, you also can say it is frequency of steps. Frequency of step. So order of magnitude means amount of time a particular statement or step takes. और हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है. So we have to count that. So now we will discuss this example. Consider this example number one. Main z equals to x plus y. So as I told, we have to find number of steps और उस पर्टिकुलर स्टेप्स को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है. सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं जो एग्जीक्यूट होंगे? ओनली दिस वन. सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे? इक्वल्स टू वन. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हम उस स्टेप का फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है. सो ये स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा या उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन. और जब भी हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करने की बात करेंगे वी विल जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे सो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? दिस कैपिटल ओ इज कॉल्ड बिग ओ. बिग ओ नोटेशन. सो हम ये डिस्कस करेंगे फ्यूचर स्लाइड्स में या कमिंग सेशन में कि बिग ओ का मतलब क्या है, बिग ओमेगा का मतलब क्या है. क्योंकि जब आप टर्म्स यू कैन से कि हम जब किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे इन इन एन एग्जांपल, अगर हम मार्केट जाते हैं तो अगर हम शुगर परचेस करते हैं तो उसका मेजरमेंट क्या है? केजी. सेम वे में अगर हम किसी एल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो उसके मेजरमेंट के लिए भी हमें कोई नोटेशंस का रिक्वायरमेंट होगा. सो हियर वी विल यूज बिग ओ नोटेशन. एंड इन नोटेशंस को डिटेल में वी विल डिस्कस इन कमिंग सेशन. नाउ जस्ट कंसिडर नेक्स्ट एग्जांपल. इस एग्जांपल से शायद आपको और ज्यादा क्लियर होगा. जस्ट कंसिडर दिस एग्जांपल एंड we will calculate the complexity of this example as well. Let's consider this example number 2. This is main function x is equal to y plus z 4. हम for loop यहाँ पे यूज कर रहे हैं. That will run from I equals to 1 to n. Then y is equal to x plus z.
तो हमें इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स एंड फाइनली order of magnitude that will be order of something. ओके, सो यहाँ पे हमें पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टेप्स, तो दिस इज स्टेप नंबर वन और दिस इज स्टेप नंबर टू। ओके, अभी हमें ये फाइंड करना है कि स्टेप वन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा और स्टेप टू कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो स्टेप वन को देखो, स्टेप वन जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली वन टाइम। ओके, एंड जस्ट कंसिडर दिस स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार लूप चलेगा। लूप कितनी बार जाएगा, फ्रॉम वन टू एन, मीन्स एन टाइम्स। तो सेकंड वाला कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, एन टाइम्स। टोटल टोटल इस टोटल स्टेप्स या स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे, एन प्लस वन टाइम्स। ओके, सो हेयर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी ऑर्डर ऑफ एन प्लस वन। और जैसा मैंने आपको बोला है कि हम जब भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो वहां पर हम n की वैल्यू बहुत हाई कंसिडर करेंगे, वेरी बिग कंसिडर करेंगे। तो उस केस में वी कैन राइट n प्लस वन इक्वल टू n, so that's why complexity will be order of n। तो सेम मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, सेम एग्जांपल यू कैन हैव ए लुक इनटू इट इनटू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ सेकंड एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया था। थर्ड एग्जांपल यू कैन ट्राई कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। जस्ट ट्राई दिस एग्जांपल नंबर टू एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन ओवर देयर। So this these are the reference book I used. So thank you watching this video. अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको देखूंगा एंड देन आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। थैंक यू।